बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, मोहम्मद एसोसिएट्स की जानब से लेक्चर्स के सिलसिले में आज जिस टॉपिक का इंतखाब किया गया है वो इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 9 ऑफ 2005 है। आज इंशाल्लाह ताला कोशिश की जाएगी कि इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के बारे में एक एग्जॉस्टिव स्टडी की जाए और इसमें दी गई तमाम प्रोविजंस, उनका मकसद और इस एक्ट के तहत अदालत से दाद रसी हासिल करने का प्रोसीजर जो है वो सारा देखा जाए। ये द इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 6 जुलाई 2005 से पास हुआ और इसको कहा गया कि इट शैल कम इनटू फोर्स एंड एट वंस, यानी कि ये 6 जुलाई 2005 से ही लागू है एंड इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान बीइंग फेडरल स्टैचूट। ये सारे पाकिस्तान में लागू किया गया है। एट वंस लागू होने की शक्ल में ये बात क्लियर है, इसका असर जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा बल्कि ये प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट होगा, यानी कि जो वाक़यात कब्ज़ा के इस एक्ट के पास होने से पहले से हो चुके हैं वो अगरचे इसमें दी गई इलीगल डिस्पोजेशन की डेफिनेशन में आते होंगे, फिर भी ये लॉ उनके ऊपर लागू नहीं होगा और ऐसे लोगों को जिन्होंने इस एक्ट के प्रामलगेट होने से पहले किसी को डिस्पोजेस किया वो इस के जराइम की झैल में नहीं आएंगे। जो डेफिनेशंस हैं वो 5 अल्फाज की डेफिनेशंस दी गई हैं, जिनमें से 2 तो हैं अंडरस्टूड के कोर्ट का उन्होंने कहा है कि कोर्ट से मुराद सेशन कोर्ट होगा, इसकी लंबी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। और कोड से उन्होंने कहा है कि कोड की डेफिनेशन ये होगी कि कोड मींस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एक्ट 5 ऑफ 1898। और ये इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी इस एक्ट में कोड का जिक्र आएगा उसका मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 होगा। अब जो जिस पे थोड़ी सी डिटेल से डिस्कशन की ज़रूरत है वो है इसमें डेफिनेशन ऑक्यूपायर की। Occupier means the person who is in lawful possession of the property। अब occupier की अलग से डेफिनेशन है और आगे ओनर की अलग से डेफिनेशन की गई है। सिर्फ ये है कि lawful occupier होना चाहिए और उसके लिए उसका ओनर होना ज़रूरी नहीं है। lawful occupier की मोटी मोटी मिसालें ऐसा शख्स जो कि किरायादार है और एक एग्रीमेंट के तहत वो किसी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर रहा है किरायादारी के एग्रीमेंट के तहत, वो भी लॉफुल ऑक्यूपायर होगा, लॉफुल पोजेशन में होगा। इसी तरह एग्रीकल्चरल लैंड में लेसी है जिसने ठेके पे ज़मीन ली हुई है, वो भी उसका कानून के तहत मुआहदा करके उसने लॉफुल पोजेशन उसका लिया हुआ है, तो वो भी इसका लॉफुल ऑक्यूपायर कहलाएगा। अब ये लॉफुल ऑक्यूपायर जो है इसको कोई भी आगे जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इलीगल डिस्पोजेशन की, उसके मुताबिक कोई भी शख्स कानून के अमल के बगैर डिस्पोजेस नहीं कर सकता। और इस कोई भी शख्स में वो लैंडलॉर्ड भी शामिल है। मसलन अगर किसी मकान की किराएदारी जो है वो 2 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ है और 1 साल उसमें से गुजर चुका है, 1 साल अभी बाकी है, तो मालिक उसका मालिक तो है लेकिन लॉफुल ऑक्यूपायर है उसका जो टेनेंट या किराएदार है। तो अब मालिक को भी इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी ज़बरदस्ती या धोखा देकर वो उसको डिस्पोजेस कर दे। ऐसा भी अगर करेगा तो मालिक जो है वो भी इस कानून के तहत जुर्म का सजावार करार पाएगा। ओनर की डेफिनेशन दी गई है। ओनर मींस
the person who actually owns the property at the time of his dispossession otherwise than through the process of law. अगर कोई मालिक भी है और पोजेसर भी है तो उसको भी अगर लॉफुल प्रोसेस के बगैर कोई डिस्पोजेस करता है तो वो भी इस कानून के तहत आएगा। अब प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है आगे और इसका बड़ा ही वास्ट स्कोप दिया गया है। प्रॉपर्टी मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि इस केस में जब भी प्रॉपर्टी का जिक्र आएगा उसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो एग्रीकल्चरल लैंड होगी, वो कमर्शियल होगी, वो रेजिडेंशियल होगी, वो इंडस्ट्रियल होगी। जिस भी किस्म की प्रॉपर्टी से किसी को डिस्पोजेस किया जाएगा वो इस कानून द इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के तहत की दफ़ा 3 जो अब हम आगे पढ़ने लगे हैं उसके तहत वो जुर्म करार पाएगा और इसी लॉ के मुताबिक डील किया जाएगा। दफ़ा 3 का सबसेक्शन 1 जो है वो है प्रिवेंशन ऑफ इलीगल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। नो वन शैल एंटर इनटू और अपॉन एनी प्रॉपर्टी टू डिस्पोजेस, ग्रैब, कंट्रोल और ऑक्यूपाई इट without having any lawful authority to do so with the intention to dispossess, grab, control or occupy the property from owner or occupier of such property। अब इस डेफिनेशन को हम इसके इंग्रेडिएंट्स करके देखते हैं कि क्या क्या इसमें होना चाहिए। जिन इंग्रेडिएंट के फुलफिल होने से ये जुर्म पूरा हो जाएगा और वो फिर काबिल सज़ा होगा इसी कानून के तहत। अब इसकी पहला जो है वो है नो वन शैल एंटर इनटू और अपॉन। कोई भी शख्स नहीं दाखिल होगा या किसी प्रॉपर्टी पर नहीं जाएगा। एनी प्रॉपर्टी क्या करने के लिए नहीं जाएगा, यानी कि अगर कोई शख्स किसी दूसरी की प्रॉपर्टी के अंदर जाता है या उस प्रॉपर्टी पर जाता है तो क्या करने के लिए जाता है कि वो फिर उसकी इंटेंशन या वाज़े होगी या वो इस जुर्म की डेफिनेशन में आएगा। अगर कोई शख्स किसी की प्रॉपर्टी में या प्रॉपर्टी पर जाता है क्या करने के लिए, टू डिस्पोजेस दैट पर्सन, जो पहला लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, टू ग्रैब दैट प्रॉपर्टी, टू कंट्रोल दैट प्रॉपर्टी, यानी कि डिस्पोजेस करने के लिए दाखिल होता है, ग्रैब करने के लिए दाखिल होता है, उसका कंट्रोल हासिल करने के लिए उस प्रॉपर्टी पर जाता है, उसमें दाखिल होता है, या उसको ऑक्यूपाई उस प्रॉपर्टी को करने के लिए जाता है। किससे ग्रैब करने के लिए, किससे कंट्रोल हासिल करने के लिए, किस को डिस्पोजेस करने के लिए या किस से ऑक्यूपाई करने के लिए, फ्रॉम ओनर, ओनर से ये प्रॉपर्टी लेना चाहता है, ऑक्यूपाई करना चाहता है या डिस्पोजेस करना चाहता है या ग्रैब करना चाहता है, और ऑक्यूपायर या ऑक्यूपायर से। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया कि वो फोर्सिबली जाएगा या असले से लैस जाएगा या कोई ऐसी बात होगी। सिर्फ ला फुल अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए उसके पास और वो चला जाता तो वो फिर इस डेफिनेशन में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसकी रेमेडी कोर्ट से सीख करने के लिए यही चारों इंग्रेडिएंट्स हैं वो मुस्तगीस को या कंप्लेनेंट को पूरे करने होंगे कि मेरा लॉफुल पोजेशन था और मुझे विदाउट लॉफुल अथॉरिटी जो है वो डिस्पोजेस कर दिया गया या ग्रैब कर ली गई है प्रॉपर्टी या ऑक्यूपाई कर ली गई या कंट्रोल हासिल कर लिया गया। तो अगर मुद्दई ये सारी चीज़ें अपने केस में लिखेगा तो उसका केस मेंटेनेबल होगा और चलेगा। और डिफेंस इसमें क्या होगा, डिफेंस इसमें यही चीज़ें जो हैं वो डिफेंस की शक्ल में होगी कि अगर जो एक्यूज्ड उस केस में बना है वो कहता है कि जी ये तो लॉफुल ओनर ही नहीं है या लॉफुल ऑक्यूपायर ही नहीं है और
या ये कि मैंने ग्रैब ही नहीं की, मैंने कंट्रोल ही नहीं हासिल किया, या मैं पहले से इनमें इस पोजेशन में था, वो अपना पोजेशन प्रूव करेगा, तो फिर वो इस जुर्म की सज़ा से बच जाएगा। अब कोर्ट इसमें रिलीफ क्या क्या दे सकती है? सबसे पहले जो इसका रिलीफ है वो सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 में दिया गया है। इसके लिए है कि हु एवर कंट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 shall, without prejudice to any punishment to which he may be liable under any other law for the time being in force, be punished with imprisonment which may extend to 10 years and with fine, and the victim of the offence shall also be compensated in accordance with the provisions of section 544A of Code of Criminal Procedure। 10 साल तक कैद की सज़ा जो है वो इसमें कोर्ट दे सकती है जुर्म साबित होने पर, और ये सज़ा उस सज़ा के अलावा है जो किसी दूसरे कानून के तहत भी, अगर यही एक्ट करने से किसी दूसरे कानून के तहत भी कोई सज़ा बनती है तो वो सज़ा भी होगी मुलज़म को, और ये साबित होने पर यह 10 साल तक कैद की सज़ा और साथ 544A ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कंपनसेशन भी जो है वो कोर्ट दिलवा सकती है। और इस कंपनसेशन की इस एक्ट में कोई लिमिट मुकर्रर नहीं की गई। ये अदालत उस नुकसान को मद्देनज़र रखकर कंपनसेशन दिलवाएगी जो वो केस के वाक़यात के मुताबिक समझेगी कि इतना नुकसान जो है वो फेस करना पड़ा इस केस के मुस्तकीस को या एग्रीव्ड पर्सन को। सब सेक्शन 3 में कहा गया है कि ऊपर जो 4 चीज़ें हैं जिनके खिलाफ किसी के खिलाफ साबित हो जाए कि डिस्पोजेस किया, ग्रैब किया, कंट्रोल किया और ऑक्यूपाई किया, तो इसकी ये सज़ा होगी सब सेक्शन 2 में दी गई है। तीसरा उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी हरकत होगी जिससे प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया जाए तो उसके लिए भी सज़ा मुकर्रर कर दी, अगरचे उसकी सूरत हाल वाजे नहीं लाने की, लेकिन कोई भी सूरत हाल ऐसी सामने आती है जिससे पता चलता है कि इसको फोर्स विदाउट लॉफुल अथॉरिटी रॉन्गफुली और फोर्सेबली डिस्पोजेस कर दिया गया है, तो फिर वो 3 साल तक की सज़ा जो है वो दी जाएगी। इस स्पेशल जो सब सेक्शन 3 अमेंडमेंट के ज़रिए 2017 में 4 जुलाई 2017 को ऐड किया गया। इसमें फोर्सेबल का भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। Whoever forcibly and wrongfully dispossesses any owner or occupier of any property and his act does not fall within subsection 1, वो सबसेक्शन 1 में नहीं आता होगा तो फिर shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both, in addition to any other punishment which he may be liable under any other law for the time being force. The person dispossessed shall also be compensated in accordance with provisions of section 544A of the Code of Criminal Procedure. Section 3 सबसेक्शन 1 की डेफिनेशन में जो जुर्म आएगा उसकी सज़ा 2 सबसेक्शन के मुताबिक 10 साल कैद और कंपनसेशन, और अगर उसमें किसी सूरत हाल में वो नहीं आता और अदरवाइज़ ये कोर्ट महसूस कर लेती है कि ये फोर्सेबली और रॉन्गफुली डिस्पोजेस किया गया तो उसके लिए भी 3 साल कैद या जुर्माना या दोनों की सज़ाएं दी जा सकेंगी। अब इसमें इसका ऑफशूट है वो है सेक्शन 8। कोर्ट जब सज़ा देगी तो इन एडिशन में और क्या रिलीफ दे सकती है, वो ये है डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू ओनर। जब ये ट्रायल कंक्लूड होगा, ये सेक्शन के अल्फाज में, ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट एन ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ प्रॉपर्टी वाज इलीगली डिस्पोजेस्ड or property was grabbed in contravention of section 3, the court may at the time of passing order under subsection 2 and 3 of that section direct the accused or any person claiming through him for restoration of the possession of the property to the owner or, as the case may be, the occupier
if not already restored to him under section 1। अब ये फैसले के बाद, चूँकि ये स्पेशल लॉ है और इसमें स्पीडी रेमेडी की कोशिश की गई है, कोर्ट डिसाइड करने के बाद उसका जब समझती है कि इसको अनलॉफुली ये जो है वो डिस्पोजेस किया गया था, तो वो एक्यूज़ को या एक्यूज़ के बिहाफ पे अगर कोई और शख्स फिज़िकली काबज़ है उस जगह पे, तो उसको ऑर्डर करेगी कि ये ओनर को, लाफुल ओनर को या लाफुल अक्यूपायर को उसका पोजेशन रेस्टोर कर दो। ये जो इसमें आगे लिखा गया है कि इफ़ नॉट ऑलरेडी रेस्टोर्ड टू हिम अंडर सेक्शन 7, कि अगर उस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा पहले ही दफ़ा 7 के तहत उसको नहीं दे दिया गया तो फिर वो कोर्ट ऑर्डर करेगी। इसके मुताबिक ये है कि अगर केस का जब ट्रायल शुरू हो जाए, कॉग्निजेंस ले ले कोर्ट, तो उसके बाद ये प्रेमा फिशाई बादी नज़र में कोर्ट को महसूस हो कि जो शख्स काबज़ है यानी कि मुल्ज़म, उसका जो कब्ज़ा है वो लाफुल पोजेशन नहीं महसूस हो रहा, कोर्ट सेटिस्फाइड हो कि ये लाफुल पोजेशन नहीं है, तो फिर कोर्ट जो है वो इस इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत जो केस चल रहा है उसकी समाअत के दौरान ही किसी भी स्टेज पर कह सकती है कि उसको कि कब्ज़ा जो है वो कंप्लेनेंट के हवाले कर दो। और इस ऑर्डर की कंप्लायंस के लिए जो भी स्टेप्स ज़रूरी हों, सेक्शन 7 का सब सेक्शन 2 के कोर्ट के लिए जो भी स्टेप्स ज़रूरी हों, उस मुद्दई को या कंप्लेनेंट को कब्ज़ा दिलवाने के लिए इंटरम रिलीफ, अबूरी रिलीफ के तौर पे जो भी स्टेप्स ज़रूरी होंगे वो लेगी। उसमें जो इस केस में वजाहत, इस सेक्शन में वजाहत की गई है सब सेक्शन 3 में, उसमें ये कहा गया है कि कोर्ट किसी भी ऑफिसर या ऑफिशियल को ऑथोराइज कर सकती है कि तुम इस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा लेके तो उसको दे दो कंप्लेनेंट को, या जो उसका जिसको भी कोर्ट ऑर्डर करे कि ये लाफुल अक्यूपायर या लाफुल ओनर है तो इसको कब्ज़ा रिस्टोर कर दिया जाए। अब फर्दर तमाम जिम्मेदारी इस सेक्शन के मुताबिक उस अथोराइज्ड ऑफिसर या ऑफिशियल पर होगी कि उसको जितनी फोर्स की ज़रूरत है वो फोर्स इस्तेमाल करते हुए एक्यूज्ड या उसके बिहाफ पे जिस जो काबज़ है उसे वो कब्ज़ा छुड़वाए। उसके लिए कानून ने लिखा है इसमें सब सेक्शन 4 में कि वही अथोराइज्ड अफसर, उसको किसी स्पेशल परमिशन की या रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी अदालत से कि वो अदालत को कहे कि मुझे पुलिस इमदाद की इजाज़त दी जाए या पुलिस को हुक्म दिया जाए कि मुझे हेल्प करें पोजेशन लेने में। वो बल्कि कानून ने उसको अथोराइज कर दिया कि वो शख्स अथोराइज होगा कि एसएचओ को डायरेक्टली कहे कि मुझे इतनी फोर्स की ज़रूरत है, वो मुझे प्रोवाइड की जाए। और एसएचओ के लिए सख्ती ये है कि वो लाजमी तौर पे प्रोवाइड करेगा अगर वो फेल होता है। सेक्शन 4 में बताया गया है कि इस जुर्म की कॉग्निजेंस कौन सी कोर्ट लेगी और क्या क्या इस की नोयत होगी। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस notwithstanding anything contained in the code, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो कुछ भी हो वो जो है वो पसे पुश्त है बाय यूजिंग वर्ड्स notwithstanding, के किसी और कानून में जो भी लिखा हो प्रिवेल कौन सा करेगा, ये वाला कानून जो आगे बात होने लगी है। और एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स द कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 शैल बी ट्राइएबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन ऑन अ कंप्लेंट। अब इसमें वाजे कर दिया गया कि इसकी एफआईआर नहीं होगी, ये कोर्ट ऑफ सेशन का ट्राइएबल जुर्म होगा और ये कंप्लेंट के ऊपर जो है वो सेशन कोर्ट जो है वो इसकी कॉग्निजेंस लेके तो इसको ट्राई करेगी। और आगे सब सेक्शन 2 में स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि ये पुलिस का काबिल दस्तंदाजी नहीं होगा। लेकिन आगे जितना रिक्वायर्ड था लेजिस्लेटिव इंटेंट में कि पुलिस की क्या क्या किस हद तक
ज़रूरत है या कोर्ट जिस हद तक महसूस करे वो इसको इस्तेमाल कर सके, वो सब सेक्शन 3 में उन्होंने बता दिया। द कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग मे डायरेक्ट द पुलिस टू अरेस्ट द अक्यूज्ड। अब पुलिस के लिए तो ये काबिल दस्तंदाजी नहीं है, लेकिन कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो मुकदमा के किसी भी मरहला पर पुलिस को कहे कि मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया जाए। सेक्शन 5 उसमें इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर जो है वो दिया गया है, और सब सेक्शन 1 सेक्शन 5 का क्या कहता है, अपॉन अ कंप्लेंट द कोर्ट मे डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू इन्वेस्टिगेट and complete the investigation and forward the same within 15 days of the days to the court, provided the court may extend the time within which such report is to be forwarded in case where good reason are shown for not doing so within the time specified in this subsection। इसमें ये कहा गया है कि कंप्लेंट आने के बाद किसी भी वक्त ऑफिसर इंचार्ज को ये भेज दी जाएगी कंप्लेंट, और उसे कहा जाएगा कि 15 दिन के अंदर ये रिपोर्ट पेश करो। सब सेक्शन 2 में है कि कॉग्निजेंस लेने के बाद इस केस को सेशन कोर्ट जो है वो डे टू डे चलाएगी और 60 दिन के अंदर इसका फैसला कर देगी। अगर बड़ी ज़रूरी हो कि इसको एडजर्न करना है तो वो केस किसी सूरत में भी 7 दिन से ज़्यादा की एडजर्नमेंट नहीं दी जाएगी। और दूसरा, ये किसी भी स्टेज के ऊपर गिरफ्तारी का हुक्म दे सकती है, तो गालबन ये इसलिए दिया गया है कि अगर कोई मुल्ज़म नॉन कॉग्निजेबल की शक्ल में और कंप्लेंट केस की शक्ल में, प्रैक्टिकली तो ये होगा ना कि मुल्ज़म को तलब किया जाएगा और वो बेल बॉन्ड दे के उसको प्रोसीडिंग्स को अटेंड करना शुरू कर देगा और उसको जेल में नहीं भेजा जाएगा। और इसी बात का प्रीमियम लेते हुए अगर मुल्ज़म ये समझे कि मैं इसको डिले करूं, हाज़र ना हूं, बहानेबाजी करूं, क्योंकि जेल तो मुझे भेजा नहीं जा सकता, इसलिए कोर्ट को ये डिस्क्रिप्शन दे दी गई कि किसी भी स्टेज के ऊपर अगर कोई वो मुनासिब समझती है कोर्ट तो पुलिस को गिरफ्तार कर सकती है, और गिरफ्तार करने के बाद ज़ाहिर है फिर कोर्ट जिसको भी गिरफ्तार करवाती है वो जेल में भेजती है, तो वो जुडिशल उसको भेज देगी। एक मैं समझता हूँ कि ज़रूरी बात है, और वो ये है कि जिस तरह सब सेक्शन 2 है सेक्शन 4 का, उसमें लिखा है कि नॉन कॉग्निजेबल है। इसमें कहीं भी नहीं लॉ में लिखा हुआ कि ये ऑफेंस जो है कंपाउंडेबल होगा, वो नॉन कंपाउंडेबल ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि सेकंड शेड्यूल के एंड पे जो ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज वाला है उसमें लिखा हुआ है कि ये 10 साल सज़ा वाले जो जराइम होंगे वो नॉन कंपाउंडेबल या नाकाबिल राजीनामा होंगे। इसलिए इस स्पेशल लॉ ने इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 ने अगर इस कानून के तहत जुर्म को काबिल राजीनामा करार नहीं दिया तो फिर वही ज़ाब्ता फौजदारी वाला कानून जो कि इस एक्ट की दफ़ा 9 में एप्लीकेबल किया गया है कि अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 शैल अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट, तो उसके तहत ये नाकाबिल राजीनामा होगा। और यही सूरत हाल लाहौर हाई कोर्ट के फैसला PLD 2021 लाहौर 427 मलक मोहम्मद इजाज़ चनार वर्सेस स्टेट में यही पोजीशन वाज़े की गई है कि इस एक्ट के तहत आने वाले जो जराइम हैं वो नाकाबिल राजीनामा होंगे। हमने ये देखा सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 में कि कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस लेने के बाद ये भेज सकती है इसको केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए SHO के पास, और SHO 15 दिन के अंदर जो है वो उसकी रिपोर्ट पेश करेगा, या अगर उसको मज़ीद चाहिए तो उसको 3 दिन मज़ीद दिए जाएंगे एक्सटेंड अगर वो करवाना चाहता है
टाइम, तो वो उसको टाइम दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए बड़ी ठोस वजूहात होनी चाहिए। आगे ये भी है कि किसी मजिस्ट्रेट के थ्रू अगर कोई इंक्वायरी करवानी हो या कोई लोकल इंक्वायरी रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू करवानी हो तो वो भी करवा सकती है। अब कोर्ट जिसके पास ये केस हो वो करवा सकती है। अब इसमें यह हुआ कि ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक जो इस्तगासे होते हैं उसमें तो दफ़ा 200 के तहत पाबंदी है मजिस्ट्रेट साहब पे कि जब उसके पास कंप्लेंट फाइल हो तो वो एट वंस एग्ज़ामिन करे और उसके बाद वो इंक्वायरी करे खुद ही, और ख़ास हालात में सिर्फ उसके पुलिस ऑफिसर के पास भेजे। इसमें इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर का सेक्शन 5 में लफ्ज़ इन्वेस्टिगेशन इस्तेमाल कर लिया गया। इसका मतलब यह है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और प्रोसीजर भी उसका आगे बता दिया गया, और ये इसके लिए जो टाइम मुकर्रर किया गया है वो इतफाकन नहीं कहा जा सकता। ये बिल्कुल एनालॉजी ली गई कि कंप्लेंट फाइल होने के बाद जब कोर्ट एसएचओ के पास भेजेगी तो उसको 15 डेज में रिपोर्ट पेश करने की हुक्म करेगी। अब जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद भी एसएचओ के पास 15 दिन ही होते हैं कि वो 15 दिन में चालान पेश करे। इसका मतलब यह है कि उसको इक्वेट किया गया उस टाइम से। उसमें भी अगर 15 दिन में तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती तो वो कोर्ट से परमिशन लेके फर्दर जो है वो टाइम लेगा। इसमें भी कहा गया कि अगर 15 दिन में वो पुलिस वाला रिपोर्ट नहीं मुकम्मल कर सकता तो वो कोर्ट से तहरीरी इजाज़त लेकर टाइम लेगा। अब इस पोजीशन को, इस प्लेन मीनिंग को ना समझते हुए ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने एक केस जो सेकंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जैकबाबाद के पास पेश हुआ, कंप्लेंट जज साहब के पास गई, उन्होंने बिल्कुल इसका दुरुस्त मतलब समझते हुए सेक्शन 5 की लैंग्वेज का उन्होंने फौरी तौर पर एसएचओ को भेजा। एसएचओ की रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने नोटिस इशू कर दिए मुल्ज़मान को और शहादत कलमबंद करना शुरू कर दी। इस दौरान जो मुल्ज़मान थे वो उन्होंने रिवीजन पिटिशन फाइल कर दी सिंध हाई कोर्ट में, और सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया कि ये जो है ज़ाब्ता फौजदारी की प्रोविजंस जो हैं वो एप्लीकेबल कर दी गई हैं इस लॉ के ट्रायल में, तो इसलिए ये प्रोसेस जो है वो इख्तियार होगा। एक तो ये उन्होंने कहा कि कंप्लेंट आने के बाद कंप्लेनेंट के सरसरी शहादत रिकॉर्ड किए बगैर ये तलब नहीं हो सकते थे सिर्फ पुलिस रिपोर्ट पे। दूसरा एक उन्होंने किया कि उस केस में 6 लॉफुल ओनर्स थे जिनको डिस्पोजेस किया गया था, तो 6 कंप्लेनेंट बने। उन्होंने ये कहा कि ये 6 कंप्लेनेंट भी नहीं बन सकते। इस जज साहब सिंध हाई कोर्ट के जज साहब की कोई ना कोई ख़राबी होती है जिसकी वजह से फिर दुरुस्त मामला जो है वो सामने आ जाते हैं और सही इंटरप्रिटेशन सामने आ जाती है। इस को जो चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट जो है वो दी। इसमें जो रिपोर्ट हुई 2012 SCMR पेज 229। एक तो ये काम किया था कि सिंध हाई कोर्ट के जज साहब ने उन्होंने ADJ 2 जैकबाबाद के बारे में बड़े सख्त स्ट्रिक्चर पास किए थे कि जी इसको तो बिल्कुल कानून का नहीं पता है, इसने तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन हाई कोर्ट के जज साहब के बारे में लिखा कि एक तो इनको खुद नहीं पता, वो सेशन जज ने, एडिशनल सेशन जज ने ठीक किया जो भी किया, एक तो खुद नहीं पता, दूसरे ये बातें बड़ा करते हैं, डांटते बहुत हैं। तो उससे जितना हाई कोर्ट के जज साहब ने डांटा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में इससे ज़्यादा डांटा और साथ कहा द ट्रायल ऑफ एन एक्यूज्ड अंडर द एक्ट, यानी कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, कैन नॉट बी इक्वेटेड एज ट्रायल इन अ कंप्लेंट केस अंडर सेक्शन 190 CRPC। सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स that the court may order in charge of the police station to investigate the matter and report. In fact, complaint under the act could be equated as complaint under section 154 CRPC, whereas report under section 5 subsection 1 of the Illegal Dispossession Act
could be equated as report under section 173 CRPC। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंप्लेंट को 154 CRPC के बराबर ही करार दिया जा सकता है, और जो उस कंप्लेंट के बाद कोर्ट ने रिपोर्ट मंगानी है वो रिपोर्ट जो आएगी उसको 173 CRPC की रिपोर्ट से के बराबर ही करार दिया जाएगा। द कोर्ट ऑन perusal of such report and other material could take cognizance, but in no way the complaint under section 5 subsection 1 can be equated as a private complaint under section 200 of the CRPC। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस जजमेंट में करार दिया कि इसके लिए कंप्लेनेंट का बयान लिखा जाना भी ज़रूरी नहीं है जब वो के तहरीरी शक्ल में कंप्लेंट उसके सामने आ गई और वो स्टेट अवे रिपोर्ट के लिए भेजी जा सकती है। दूसरा जो है वो फैसला जो किया उन्होंने इसमें कहा कि इसमें भी कोई मसला नहीं है, अगर एक से ज़्यादा कंप्लेनेंट हों, ओनर एक से ज़्यादा हो प्रॉपर्टी के, तो उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई कब्ज़ा कर ले तो उनको इख्तियार ही नहीं है, या किसी और तरह का जुर्म हो और कंप्लेनेंट ज़्यादा हो। हाई कोर्ट के जज साहब से गलती ये हुई कि उन्होंने कहा कि जी लफ्ज़ ओनर आर अकूपायर इस्तेमाल हुआ है, ओनर्स आर अकूपायर्स इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए एक सिर्फ कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते कंप्लेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फजूल बात है, सब कर सकते हैं। और इंक्वायरी के हवाले से ये जो 2012 SCMR 222 है, ये मलिक मोहम्मद इजाज़ चनार वर्सेस स्टेट PLD 2022 लाहौर 427, उसमें भी यही असूल फॉलो हुआ और रीइटरेट हुआ।